हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सूरज चौधरी और आज हम लोग बात करेंगे बड़े ही अच्छे टॉपिक पे जिसका नाम है द सेल। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास 8th का वीडियो होने वाला है और इस वीडियो को हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आपने पहले से सेल को पढ़ा होगा। आपने पहले से सेल को पढ़ रखा है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें जो है समझ में नहीं आई, क्योंकि आपको ऐसा पढ़ाया गया कि बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं आ पा रही हैं, बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं हो रही हैं। तो हम इस वीडियो में उसी को आपको क्लियर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही लंबा नहीं होगा, बहुत ही शार्ट में होगा। और इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर क्लास 8th का जो सेल है वो पूरा खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और आपको याद भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, सेल। ठीक है, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग द सेल। आज का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, सेल है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक को समझते हैं। जैसे कि अगर इस सेल को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि सेल है क्या भाई। जैसे कि आप सभी लोग अगर देखते हैं तो अगर एक मकान को बनाना हो तो उसमें क्या होता है, उसमें दोस्तों होता है कि मान लो कोई ईटा लाया गया, कई सारे ईंटें लाए गए, ये लो ईटा ले आया गया, ईंटे को जोड़ दिया गया तो एक दीवार बन जा रही होती है, ऐसे दीवार बन जाती है। ठीक है, दीवार बन गई दोस्तों। देखो, अब इस दीवार, कई सारे दीवार को जोड़ दिया जाएगा तो क्या है, एक पूरा का पूरा मकान बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ समझाया जाता है कि बेटा सेल क्या होती है। तो सेल जो है इस मकान की क्या है, ईंट क्या है, एक यूनिट है। यूनिट क्या है इस मकान की, ईंट। ऐसे ही आपके बॉडी का जो है यूनिट क्या हो जाता है, सेल हो जाता है। तो सेल क्या है, सेल आपके बॉडी का यूनिट है। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ। तो सेल को क्या कहते हैं आप, सेल को डिफाइन कैसे करेंगे। सेल को आप डिफाइन करते हैं कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या है भाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपके लाइफ का ये स्ट्रक्चरल मतलब आपके बॉडी का जो है स्ट्रक्चर किससे बना है, सेल से मिलकर के बना है। आपके बॉडी में जो भी काम हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, सेल में हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके बॉडी से रिलेटेड चीजें। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब आपके जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है दोस्तों, सेल हो जाती है। ये हो जाता है इसका डेफिनेशन। ठीक है, अब जो है हम लोग थोड़ा सा इस सेल को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सेल जो है, ये सेल कहाँ से आया, ये वर्ड जो है सेल कहाँ से आ गया। तो हम इसको समझते हैं कि जो ये सेल है ये वर्ड आता है कहाँ से, लैटिन भाषा के एक शब्द से आता है जिसका नाम क्या हो जाता है, सेलुला। क्या हो जाता है दोस्तों, सेलुला। क्या नाम लिखा है, सेलुला हो जाता है। लैटिन भाषा का एक शब्द है सेलुला, जिसका मतलब क्या निकल के आता है बेटा, छोटे छोटे डिब्बे। क्या निकल के आता है दोस्तों, छोटे छोटे डिब्बे निकल करके आते हैं, स्मॉल कंपार्टमेंट। ये लैटिन भाषा का शब्द है सेलुला, जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। तो सेल क्या है, छोटे छोटे डिब्बे होते हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं। सेल को जब आप देखोगे तो आपको छोटे छोटे डिब्बों के जैसा संरचना आपको दिखाई देगा। तो चलिए ये बात हो जाती है क्लियर। अब दोस्तों आपको फिर से समझना होगा कि सेल की स्टडी जो है किस ब्रांच में की जाती है। तो बायोलॉजी की ब्रांच जो है ना उसको कहते हैं हम लोग साइटोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों, साइटोलॉजी। साइटो का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, तो हो जाता है सेल, और लॉजी का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, स्टडी हो जाता है। लॉगस होता है फिर स्टडी होता है। ठीक है, तो सेल की स्टडी किसमें की जाती है, तो आप कहोगे साइटोलॉजी में की जाती है। इसी साइटोलॉजी को हम लोग सेल बायोलॉजी के नाम से भी कह सकते हो, जानते हैं। या फिर एक दूसरी जो ब्रांच हो जाती है वो सेल बायोलॉजी हो जाती है। ये आपका सेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग थोड़ा सेल की डिस्कवरी को लेकर के बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको बहुत ही ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, सिंपल में हमको समझना है। तो डिस्कवरी ऑफ सेल की बात कर लेते हैं दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ सेल, तो सेल को किसने खोजा था, तो आप कहते हो भाई रॉबर्ट हुक ने खोजा था। किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने खोजा था। तो रॉबर्ट हुक ने कहाँ खोजा ये भी आपको पता होना चाहिए। रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोजा। कहाँ खोजा था, तो एक पौधा था जिसका नाम है ओक। ओक ट्री को लिया उन्होंने, ओक ट्री को लिया और उसके कार्क में देखा। कहाँ देखा, कार्क में देखा। तो उनको क्या दिखाई दिया, तो आप कहेंगे उनको जो है कुछ छोटे छोटे स्मॉल, ठीक है, बी हाइव कह लीजिए, बी हाइव या हनी कॉम के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए।
ठीक है, या हनी कॉम्ब के जैसे जो है स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिए, मतलब कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसे उनको कुछ संरचना दिखाई दी। और उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कह दिया कि भाई ये क्या है, ये सेल है। लेकिन ये सेल कैसी थी, आपसे कोई पूछेगा लिविंग थी कि डेड थी, तो आप कहोगे ये डेड सेल थी। कैसी थी भाई, डेड सेल थी, क्योंकि उन्होंने कहाँ देखा था, कार्क में देखा था। ठीक है, किस पौधे के देखा था, ओक पौधे के देखा था। ठीक, अब और डिटेलिंग में नहीं जाते हैं क्योंकि 9th का टॉपिक हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं इसके बाद कौन खोजते हैं इसको, तो इसको आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोजा, किस प्लांट में खोजा, तो आप कहोगे ओक ट्री में खोजा। उसके किस पार्ट को देखा, तो कार्क को देखा। फिर उनको क्या दिखाई दिया, उनको कुछ छोटे छोटे हनी बी के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए। फिर उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये सेल है। और वो सेल कैसी थी, डेड थी। ये आपका हो जाता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बताओ सेल को किसने खोजा, रॉबर्ट हुक ने खोजा था। कहाँ पे खोजा था, ओक ट्री के किस पार्ट को देखा था, तो आप कहोगे कार्क को देखा था। सेल लिविंग थी कि डेड थी, तो आप कहोगे डेड थी। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे वैज्ञानिक जो आ जाते हैं दोस्तों। दूसरे वैज्ञानिक का नाम हो जाता है लिवेनहॉक, जो ये पहले वैज्ञानिक थे। दूसरे वैज्ञानिक का नाम हो जाता है एंटोनी वान एंटोनी वान एंटन वान एंटन वान ल्यूवेनहॉक ल्यूवेनहॉक एंटन वान ल्यूवेनहॉक, लेकिन ज्यादातर ल्यूवेनहॉक ही लिखा जाता है, आपको भी ल्यूवेनहॉक ही नजर आ रहा होगा। तो ये लगभग 9 साल के बाद क्या होता है, 1665 में जब आप 9 साल जोड़ोगे, तो 9 साल जोड़ने के बाद आ जाएगा 1674। 1674 में ये जो एंटन वान थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी चीजों को खोज डाला। ठीक है, क्यों खोज डाला, क्योंकि ये एक डच लेंस मेकर थे। क्या थे, डच लेंस मेकर थे। तो ये क्या करते थे, लेंस को बनाते थे। क्या करते थे, बनाते थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक अपना खुद का माइक्रोस्कोप बना दिया। खुद का जो है इन्होंने माइक्रोस्कोप बना दिया। खुद का जब माइक्रोस्कोप बना दिया तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया। उसी में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उसी में इन्होंने जो है कुछ बरसात हुआ था। क्या हुआ था, रेन हुआ था, बरसात हुआ था। तो बरसात का पानी कहाँ भर गया था, पॉन्ड में भर गया था। तो उस पॉन्ड के ये क्या लेकर के आते हैं, पॉन्ड वाटर को लेकर के आते हैं, जो कहाँ से आया था, बरसात से आया था। और उसको वो क्या करते हैं, अपने माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया उन्होंने, तो उनको कुछ अलग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, कुछ मूविंग स्ट्रक्चर दिखाई दिए, कुछ मूविंग स्ट्रक्चर जो है दिखाई दिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, भाई ये तो लिविंग सेल है। इन्होंने क्या कहा, ये तो लिविंग सेल है। ठीक है, अब ये बात हो जाती है, जैसे यहाँ पे ओक ट्री था तो यहाँ पे भी कुछ होगा। किसको इन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो किसको ऑब्जर्व किया था उसको हम लोग इधर लिख देते हैं। किसको इन्होंने ऑब्जर्व किया था, इन्होंने एक एल्गी को देखा था। क्योंकि एल्गी कहाँ पाई जाएगी, एल्गी आपको तालाब में मिल जाएगी। जिसको इस एल्गी का नाम क्या था भाई, तो स्पाइरो गायरा। क्या नाम था, स्पाइरो गायरा नाम था। क्या नाम था, स्पाइरो गायरा। क्या नाम था दोस्तों, स्पाइरो गायरा नाम था। और इसी को हम लोग कह देते हैं सिल्क ऑफ पॉन्ड, मतलब तालाब का रेशम इसे कह दिया जाता है, क्योंकि तालाब में ये धागे के जैसे आपको बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाता है। तो क्विक रिवीजन करते हैं। लिविंग सेल को किसने खोजा था, लिविंग सेल को खोजने का श्रेय जाता है एंटन वान लीवेनहॉक को। कब खोजा, 1674 में खोजा। ये कौन थे, ये डच लेंस मेकर थे। ये क्या करते थे, ये लेंस को बनाते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद का एक जो है माइक्रोस्कोप बना दिया। और बरसात हो रही थी, पॉन्ड के वाटर को ये लेकर के आए और उसको अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, तो उनको कुछ मूविंग स्ट्रक्चर दिखाई दिया। फिर उन्होंने कहा ये क्या है, ये लिविंग सेल है। तो उन्होंने किस चीज को आखिर ऑब्जर्व किया था, तो उन्होंने जो है एक एल्गी को देखा था। उस एल्गी का नाम क्या है, तो उसका नाम है स्पाइरोगायरा। उस स्पाइरोगायरा को आप क्या कह देते हो, सिल्क ऑफ पॉन्ड कह देते हो। ठीक है, अब एक नाम और ध्यान रखिएगा भाई, इन्होंने ही प्रोटोजोआ को खोजा था और इन्होंने ही जो है बैक्टीरिया को भी खोजा था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा, इसके आगे हम लोग थोड़ा सा सेल थ्योरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, सेल थ्योरी की बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट मार दो, बाद में लिख लेना। ठीक है, तो अब देखो भाई उसके बाद देखो भाई सेल थ्योरी की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, सेल थ्योरी की बात करेंगे। सेल थ्योरी को देने का श्रेय बेसिकली दो वैज्ञानिक को जाता है। एक का नाम होता है स्वान, क्या नाम होता है, स्लीडेन। एक का नाम होता है स्लीडेन, मैथियास स्लीडेन होता है, लेकिन स्लीडेन उसको लिखा जाता है। एक का नाम क्या हो जाता है, स्लीडेन। क्या हो जाता है भाई, स्लीडेन हो जाता है। और दूसरे का नाम हो जाता है स्वान। क्या हो जाता है, स्वान हो जाता है। ठीक है, स्लीडेन कब आते हैं, तो आप कहोगे सर ये 1838 में आते हैं। ये कब आते हैं, तो 1839 में आते हैं।
ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो दोनों रहते हैं जर्मनी के। तो जर्मन थे। ये क्या था बंदा? तो ये था बॉटनिस्ट था। क्या था? बॉटनिस्ट था। तो ये किसकी स्टडी करेगा दोस्तों? प्लांट की स्टडी करेगा। बॉटनिस्ट का मतलब क्या होता है? वनस्पति वैज्ञानिक। क्या होता है? वनस्पति वैज्ञानिक। तो वनस्पति वैज्ञानिक था, तो इसका मतलब ये जो है प्लांट के बारे में स्टडी करेगा, पौधों के बारे में अध्ययन करेगा। तो इसने कहा, किसने कहा? स्लीडन ने कहा कि भाई जितने पौधे हैं वो सब किसके बने हैं? सेल से मिलकर के बने हैं। अब इसी का एक दोस्त था स्वान, वो भी 1 साल बाद कहता है, ये भी जर्मन था। ये भी क्या था? जर्मन था। तो ये क्या था? तो ये भाई जूलॉजिस्ट था। क्या था? जूलॉजिस्ट था। ये जंतुओं के बारे में अध्ययन करता था। किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में स्टडी करता था। फिर ये क्या कहता है? ये कहेगा जितने एनिमल थे किसके बने हैं? जितने एनिमल हैं वो सब किसके बने हैं? तो कह देगा कि सेल के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। ये दो चीजें आ जाती हैं। दो चीजें आ जाती हैं। ठीक है। अब ये हो जाता है। उसके बाद जैसे सेल थ्योरी तो ये दोनों दे दिया। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जो ये दोनों लोग नहीं कर पाए, वो करके चले जाते हैं। तीसरे का नाम है रडॉल्फ विर्चो। क्या नाम है? रडॉल्फ विर्चो नाम है। ये आते हैं दोस्तों 1855 में। ये कहते हैं ओमनिस, चलो इसको नहीं लिखते हैं वरना तुम लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये कह देते हैं दोस्तों कि ऑल द सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या है? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब कि कोई भी कोशिका है, जितनी भी कोशिकाएं हैं आपके बॉडी में, वो कहां से आ रही हैं? जो पहले से एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? मौजूद। क्या है? जो पहले से मौजूद कोशिकाएं थी उन्हीं से आ रही हैं। मतलब कि अगर आपके बॉडी में एक सेल है तो ये डिवाइड करेगी और 2 सेल बनाएगी, फिर ये डिवाइड करेंगी, फिर 4 सेल बनाएगी। ऐसे ही होता है। इन्होंने कहा ऑल द सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितनी भी कोशिकाएं हमारी बॉडी में हैं वो सब कहां से आ रही हैं? वो सब पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही आ रही हैं। इन्होंने कहा। किसने कहा? रडॉल्फ विर्चो ने कहा। रडॉल्फ विर्चो ने कहा। अब जो है कोई पूछे सेल थ्योरी आखिर कहती क्या है, तो बड़ा ही सिंपल सा बात कहती है। सेल थ्योरी क्या कहती है? बड़ा ही सिंपल सा बात कहती है कि सबसे पहले तो वही डेफिनेशन वाला हो जाता है, ऑल द सेल्स सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी क्या कहता है? पहले तो आपका डेफिनेशन वाला हो जाएगा। डेफिनेशन क्या था? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद क्या हो जाता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब किसके बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ठीक है। अब द बायोकेमिकल रिएक्शन या ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब आपके बॉडी में जितने भी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, केमिकल रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन सेल, इट आल्सो इन बॉडी, इट आल्सो अकर इन सेल। ठीक है। ये सब चीजें हो जाती हैं। जितने मतलब देखो, पहले तो हो गया कि सेल क्या है? सेल एक आपके बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हो जाती है। दूसरा पॉइंट कहा गया कि आपके बॉडी में जितनी भी आपकी बॉडी जो है वो किससे मिलकर के बनी है? सेल से मिलकर के बनी है। तीसरा कह दिया गया कि आपके बॉडी में जो कुछ भी रिएक्शंस हो रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन और जैव रासायनिक जो प्रक्रियाएं हो रहे हैं, जैसे कि आप सांस लेते हो, फिर क्या है? ऑक्सीजन आपके फूड को तोड़ता है, फिर आपको एनर्जी मिलती है। तो ये सब काम कहाँ हो रहा है? सब सेल में हो रहा है। ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हो? आप जो है आपके बॉडी में एक्सक्रीशन होता है, वो भी सेल में होता है। मतलब हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो सब कहाँ पे हो रहा है? वो सब सेल में भी हो रहा होता है। सेल हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, सेल भी क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं। ये सब चीजें कह दी गई। ठीक है। अब उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या है? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। किसके बारे में बात करते हैं? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। चलो उसके पहले हम लोग बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। किसकी बात करेंगे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, या फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो इसी को, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। देखो भाई, बहुत से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके बने होते हैं? सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहोगे दोस्तों? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। बहुत से ऑर्गेनिज्म में
क्या होती है? सेल। सेल के बाद क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। बहुत से ऑर्गेनिज्म में आर्गन बनता है। बहुत से ऑर्गेनिज्म में जो है अब क्या है? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। फिर उसके बाद क्या बनेगा दोस्तों? उसके बाद एक जो है बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, मींस एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। किसी में सेलुलर है, किसी में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसी में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ऐसे होता रहता है। हम लोगों में क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अमीबा में क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। यही हो जाता है। ऐसे बेटा जो है हमारे बॉडी में कई सारे जो है ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं? काम करते हैं। और जब ये काम करते हैं तभी जाकर के हमारी बॉडी जो है रहती है। अदरवाइज एक ऑर्गन सिस्टम काम करना बंद कर दे तो इट मे बी ह्यूमन बीइंग क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मे बी नहीं, पॉसिबिलिटी है कि मर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की। बड़े ही फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा समझते हुए चलिएगा। सिंपल से हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा कंसेंट्रेट होकर पढ़िएगा। हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो प्रकार के हो जाते हैं। किसके प्रकार के? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो यूनि का मतलब होता है बेटा सिंगल, सेलुलर का मतलब क्या होता है? सेल। जिस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है एक सेल से मिलकर के बनी हो, एक सेल से क्या हो? एक सेल से बनी हो, उसी को क्या कहोगे आप? यूनिसेलुलर कहते हो। एग्जाम्पल के लिए आपके बैक्टीरिया हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके क्या होता है? अमीबा हो जाते हैं, आपके पैरामीशियम हो जाते हैं, सिंपल सा यूग्लिना हो जाता है, ईस्ट हो जाता है। बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया ही है, ईस्ट क्या है आपका? ये नॉन ग्रीन प्लांट का मतलब ये क्या है? ये फंगस है। सिंपल सा लिख लो, ये आपका फंगस होता है। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल क्या बताया दोस्तों? हमने यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल दिया, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और ईस्ट फंगस होता है। ठीक है, ये सब इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर ये अमीबा है, तो अमीबा है, ये क्या करता है? ये खाना कैसे खाता है? तो ये खाना बेटा अपने बॉडी में चेंज लाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। इसी को हम लोग कह देते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहेंगे? स्यूडोपोडिया की मदद से अपने खाना खाता है। स्यूडो का मतलब हो जाता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है लेग या फिर फुट। क्या हो जाता है? फुट। मतलब कि इनके पास क्या है? फॉल्स फुट पाया जाता है। मतलब कंफर्म वाला फुट नहीं पाया गया, फॉल्स फुट पाया गया, जो क्या होता है? मॉडिफाई होता रहता है, फिर ये चेंज होता है, फिर धीरे धीरे खाना इनगल्फ कर लिया, मतलब खाना इन्होंने खा लिया, उसके बाद ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही क्या करता है? यही मूवमेंट में हेल्प करता है, साथ ही साथ यही क्या है? खाना को इनगल्फ करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब हम लोग बात देखो फिर से सुन लो, अमीबा जो है यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है। ये अपना मूवमेंट कैसे करता है? तो ये स्यूडोपोडिया की मदद से करता है। मान लो ये अमीबा था, अब ये किसी खाने को देखता है तो अपने बॉडी में कुछ चेंज लेकर के आएगा। चेंज लाते लाते ये क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगा, फिर खाने को क्या कैप्चर कर लेगा, तो इंजेस्ट कर लेगा, फिर से ये जो है स्यूडोपोडिया अपना वही नॉर्मल शेप में आ जाता है। फिर कभी खाना देखेगा, फिर ये चेंज कर लेगा। ठीक है, ये हो जाता है। अब हम लोग मल्टी सेलुलर की बात कर लेते हैं। मल्टी सेलुलर में भाई कौन? हम लोग तो है ना, हम लोग क्या है? मल्टी का मतलब क्या है? मेनी। जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या हो जाती है? किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी मोर देन वन सेल से मिलकर के बनी होती है, तो क्या हो जाता है? मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, जैसे कि जितना ह्यूमन है, प्लांट है, ये सब क्या हो जाते हैं? इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं सेल के जो है कुछ बेसिक कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो बेटा यहाँ पे आपको बात करना है किसके? न्यूक्लियस के बारे में। आपको बात करना है किसके? साइटोप्लाज्मा के बारे में। आपको बात किसके बारे में करना है? साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्म। आपको बात करने किसके बारे में करना है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। मान लो कि आपका सेल है, हम अब इसमें लिखेंगे नहीं, आपको समझाएंगे इसे। ये आपका क्या है? सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये सबसे बाहर मान लो कोई बॉक्स है, इस बॉक्स के बाहर वाले लेयर को हमने क्या कह दिया? इसी को कह दिया सेल मेम्ब्रेन। क्या कह दिया दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन कह दिया। इसी का दूसरा नाम क्या हो जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो जाता है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब कोई कहे ये किसका बना हुआ है, तो आप कहोगे ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। किसका?
सॉरी प्रोटीन और फास्फोलिपिड का बना होता है। किसका? फास्फोलिपिड का बना होता है। वैसे क्या कहते हैं, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। ये इसका बना होता है, मेनली ये इसका बना होता है, ठीक है। मेनली सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड, मींस लिपिड का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है, लेकिन इसमें कुछ अमाउंट में वाटर और कार्बन भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड ध्यान रखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। इसी का तीसरा नाम भी हो जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी का तीसरा नाम क्या हो जाता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हो जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, ये कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस को सेल के अंदर और बाहर आने में मदद करती है। जैसे कि मान लो कोई चीज सेल के अंदर जाएगा, कोई चीज सेल के अंदर बाहर आएगा, इसी को क्या कह देंगे, इसीलिए क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। सारी चीजों को अंदर बाहर नहीं होने देती है, कुछ ही सेलेक्टेड आइटम को अंदर और बाहर होने देती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके अंदर जब जाओगे तो इसके अंदर दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी इसके बाद अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कैसी होती है। ये आपकी फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन कैसी है? फ्लेक्सिबल है। पहली पॉइंट हो जाती है फ्लेक्सिबल है। तो ये क्या करेगी दोस्तों, तो ये शेप देने का काम करेगी, ठीक है। ये सेलेक्टिवली परमेबल भी होती है। अब इसके अंदर जब जाओगे तो आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस दिख रहा है पूरा। ये क्या है? लिक्विड है, जिसका नाम क्या हो जाता है? साइटोप्लाज्मा। क्या हो जाता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ये जेली लाइक लिक्विड सब्सटेंस होता है। लिक्विड सब्सटेंस होता है। अब इसी में क्या होता है, ठीक है, इसी में क्या होता है दोस्तों, इसी में जो है आपके इस सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड होते हैं। सस्पेंडेड का मतलब इसी में घूमते रहते हैं। क्या हो गया? घूमते रहते हैं। जैसे कि इसी में आपका न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, इसी में आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, ठीक है। इसी में आपका जो है लाइसोसोम पाया जाएगा, इसी में आपका गोल्गी अपैरेटस पाया जाएगा, ठीक है। ये सब जो हो जाता है इसी में घूमते रहते हैं। अब देखो भाई, जितने भी आपके सेल के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, बायो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कह लो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है, एक्टिविटी ये कहाँ होती है दोस्तों, तो आप कहोगे साइटोप्लाज्मा में होती है। इसी को बायोकेमिकल रिएक्शन भी कह देते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है हमारी कहाँ पे होती है, तो साइटोप्लाज्मा में होती है। कैसा होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है ये। इसमें क्या होते हैं, इसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। ये क्या होता है यहाँ पे, तो आप कहोगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहीं पे होती है। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों किसी न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। देखो न्यूक्लियस को हमने सेंटर में बना दिया है। अब हम एक एक करके बहुत ही अच्छे से आपको सेल ऑर्गेनेल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अब आप कहा जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है, तो आप कहोगे सर ये डबल मेम्ब्रेन का होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन का होता है। तो सबसे पहले लिखोगे डबल मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे पोर भी पाए जाते हैं। तो जो पोर पाए जाते हैं, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, तो इस मेम्ब्रेन का नाम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इनवेलप। क्या होता है? इनवेलप। कैसा इनवेलप? तो न्यूक्लियर इनवेलप। अब इसमें जो पोर पाया जाता है भाई, उसका क्या नाम होता है? न्यूक्लियर पोर। क्या होता है? न्यूक्लियर पोर, ठीक है। अब इसके अंदर जो है कुछ जेली लाइक सब्सटेंस पाए जाएंगे, तो इसी को कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। अब इसी में आपको कुछ धागे की जैसी संरचना दिखाई देगी, तो उसको क्या कहोगे? क्रोमैटिन फाइबर। क्या कहोगे? क्रोमैटिन फाइबर कहोगे। अब इसी में बेटा थोड़ा डेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है ये, तो इसको कह देते हैं हम न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। इतनी चीज आपको न्यूक्लियस में ध्यान रखना है। और न्यूक्लियस को खोजने का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। किसको जाता है? रॉबर्ट ब्राउन को। इन्होंने कब खोजा था, तो आप कहोगे सर 1831 में खोजा था। कब खोजा था? 1831, ठीक है, इन्होंने तब खोजा था, ठीक। चलो यहाँ पे भी नाम लिख देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन फाइबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोलस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो भाई, मैं सबके फंक्शन बता दे रहा हूं, आपको एक क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियर पोर है, तो पोर क्या करेगा यार? पोर तो है चीजों को
पासेज प्रोवाइड करेगा, आने जाने में मदद करेगा, पासेज प्रोवाइड करेगा। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में बेसिकली क्या है, इसमें जो ये जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन और आरएनए वगैरह पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर का मेन रोल हो जाता है। क्रोमेटिन फाइबर क्या है, ये धागेनुमा संरचना होते हैं, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये आगे चल करके जब सेल डिवीजन होने लगता है बेटा, ठीक है, सेल डिवीजन होने का मतलब जब सेल 1 से 2 होने लगेगी, सेल जब 1 से 2 होने लगेगी तो ये क्या करेंगे, जो आपके क्रोमेटिन फाइबर हैं वो 1 से 2 होते समय क्या होते हैं, सेल डिवीजन होते समय ये किसमें चेंज होते हैं, क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। किसमें, क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि क्रोमेटिन फाइबर आगे चल के सेल डिवीजन के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान किसमें चेंज होते हैं, तो आप कहोगे सर क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं। अब क्रोमोसोम का कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको बना के समझा दूं तो ये हो जाता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, ये सेंट्रोमियर हो जाता है आपका। ठीक, अब देखो भाई, इस क्रोमोसोम के ऊपर हमने क्या कहा, इस क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ 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 क्या लगा हुआ है, तो हमने कह दिया डीएनए लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, डीएनए लगा हुआ है। अब चलो भाई, इस डीएनए को हम लोग देखते हैं। एक डीएनए को लाया गया, इधर देखा गया, तो यहाँ पे देखा गया तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो ये कैसा है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो वाटसन और क्रिक ने दिया था। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक ने इसको दिया था। अब जब डीएनए को देखा गया तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपको दिख रहा है जीन। क्या दिख रहा है भाई, जीन दिख रहा है। तो अब यहाँ पे आपको समझना है, इसी जीन को हम लोग क्या कह देते हैं, हेरिडेटरी व्हीकल, सॉरी हेरिडेटरी यूनिट कह देते हैं, हेरिडेटरी यूनिट कह देते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम को इसी का व्हीकल कह देते हैं, व्हीकल कह देते हैं। अब ये हेरिडेटरी यूनिट क्या होता है, तो आप कहोगे कि आपके अंदर आपके फादर वाले, आपके मदर वाले जो कैरेक्टर आए हैं वो लेकर के कौन आया है, आप में यही लेकर के आया है जीन। तो हमारे अंदर या आपके अंदर कुछ कैरेक्टर आपके मम्मी वाले, कुछ पापा वाले आ जाते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हेरिडेटरी यूनिट कहा जाता है। ठीक है, हमारे आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं उसको ले आने का ये काम कर देता है। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग अगर बात कर लें तो ये हो जाता है हमारा न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, सॉरी न्यूक्लियोलस को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। न्यूक्लियोलस क्या करता है, ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, राइबोसोम को बनाएगा। अब राइबोसोम जब निकलेगा तो ये क्या करेगा, ये प्रोटीन को बनाएगा। क्या करेगा, प्रोटीन को बनाएगा। ठीक है, तो कोई पूछे फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम तो आप कहोगे न्यूक्लियोलस, तो कोई पूछे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन तो आप कहोगे राइबोसोम। स्क्रीनशॉट मारो फटाक से, फिर हम लोग चलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ते हैं। कट से स्क्रीनशॉट मार दो। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो भाई, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम शॉर्ट में क्या हो जाता है, तो इसी को ईआर लिख दिया जाता है। क्या लिख देता है, ईआर लिख दिया जाता है। तो ईआर क्या है भाई, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। और इसके अंदर दोस्तों जेली, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड भरा होता है। क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, आपके में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल से इसको लेकर चलते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ न्यूक्लियस से अटैच करके, न्यूक्लियस से अटैच करके मैंने कुछ स्ट्रक्चर बना दिया ऐसे। तो ये क्या हो जाते हैं, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाते हैं। तो हमने कहा था अभी न्यूक्लियोलस क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो छेद पाया तो प्रोटीन निकला, राइबोसोम सॉरी राइबोसोम निकलेगा तो यहाँ से चिपक जाएगा। तो जो आपका ये ईआर है ये दो भाग में बढ़ जाता है। एक तो हो जाता है आपका आर ई आर, एक तो हो जाता है एस ई आर। आर का मतलब रफ, क्या हो जाता है, रफ। एस का मतलब हो जाता है स्मूथ, और आगे तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो बन जाता है। अब इसको समझते हैं। जैसे कि मान लो ये बेटा बोर्ड क्या है, ये स्मूथ है, इस पे हम ले आए कुछ अभी चिपका दिया, इसे डॉटेड स्ट्रक्चर हमने चिपका दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये रफ हो जाएगा। तो जैसे ही जो राइबोसोम बनता है यहाँ पे न्यूक्लियोलस में, वो निकलता है पोर के थ्रू, जा करके इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाता है और इसको क्या करता है, ये रफ कर देता है। क्या कर देता है, रफ कर देता है। इसलिए इसका नाम क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन आगे वाले में नहीं जा पाता, चिपकता नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्मूथ कह देते हैं। तो आर ई आर क्या करेगा, आर ई आर क्या करेगा, प्रोटीन को बनाएगा। क्या करेगा, प्रोटीन को बनाएगा। और एस ई आर क्या करते हैं, इनके पास कुछ बड़ा स्पेशल टाइप के एंजाइम होते हैं। ये क्या करते हैं, ये फैट को बनाने का काम करते हैं। साथ ही साथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, ह्यूमन की जो बॉडी होती है ना, उसमें जो लिवर होता है, लिवर की जो सेल होती है, उसमें जो एस ई आर होता है वो बेटा डिटॉक्सिफिकेशन करता है। क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है।
आपने जो है बहुत सारे व्यक्तियों को देखा होगा जो अल्कोहल लेते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जो ऐसी अननेसेसरी चीजों को खाते पीते हैं जिससे उनके बॉडी पे इफेक्ट पड़ जाए, मतलब कि उसमें क्या हो, उसमें पॉइजनस सब्सटेंसेस हो, तो वो क्या होता है, उनका लिवर डैमेज हो जाता है। उनका लिवर डैमेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिवर क्या कर रहा है बेचारा, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है। जो आपने हार्मफुल केमिकल्स अपनी बॉडी के अंदर लिया, उसको डिटॉक्सिफाई करते 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 थक जाता है। जब थक जाता है तो एसईआर जो होता है, मींस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अपना काम बंद कर देता है और आपका लिवर खराब हो जाता है। और लिवर डैमेज होने की वजह से क्या होता है, व्यक्ति की मौत हो जाती है। ठीक है। और एक चीज मैं बता देता हूं, लिवर जो है सबसे बड़ा इंटरनल ग्लैंड होता है। इंटरनल जो होता है, इंटरनल ग्लैंड कौन होता है, तो आपका लिवर हो जाता है। और सबसे ज्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी किसमें पाई जाती है, रीजनरेशन की कैपेसिटी लिवर में पाई जाती है, मतलब दोबारा से जनरेट होने की। ये हो जाता है दोस्तों। अब जो है ये ईआर क्या करता है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियस में जो चीजें बनती है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। न्यूक्लियर मटेरियल को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा कहां से, एक सेल से दूसरे सेल में। इसका बड़ा ही अच्छा नाम हो जाता है, ये स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाता है। स्केलेटल फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम है, तभी तो मैं हाथ ऊपर कर रहा हूं, स्केलेटन सिस्टम है तब जो। ऐसे ही सेल के अंदर स्केलेटन उसका कौन बना रहा है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट मार लिया करो यार। देखो भाई, उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। ये आपका हो गया गोल्गी एपैरेटस की बात कर लेते हैं। दूसरा जो सेल ऑर्गेनेली हो जाता है गोल्गी बॉडी, आपके में लिखा होगा, चलो बॉडी की बात कर लेता हूँ। इसी का दूसरा नाम हो जाता है अपैरेटस, अपैरेटस हो जाता है। इसकी खोज किसने की, तो आप कहोगे भाई कैमिलो गोल्गी नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, गोल्गी अपैरेटस या फिर गोल्गी बॉडी कह दिया जाता है। इसका काम क्या होता है भाई, तो इसमें आपको इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो कुछ ऐसा दिए के जैसे संरचना दिखाई देगी। तो देखो एक दिया दूसरे दिए के ऊपर क्या है, अटैच्ड है, तो इसको कह देते हैं बेटा क्रिस्टी। क्या कह देते हैं, क्रिस्टी, क्रिस्टी कह देते हैं। तो ये क्रिस्टी क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर पैरेलल अरेंज हो जाता है। तो इसका काम क्या होता है भाई, ये क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन, कोई भी चीज अंदर आएगी उसको क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, उसको मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, मॉडिफाई करना, फिर पैक करना, फिर उसको पैक करेंगे, पैकिंग, फिर क्या करेंगे, डिस्पैच कर देते हैं, डिस्पैच, PATCH, डिस्पैच करने का काम कर देते हैं। ठीक है, कोई भी चीज इसके अंदर आया, मॉडिफाई करेंगे, पैक करेंगे, फिर डिस्पैच करेंगे का काम हो जाता है। मॉडिफाई करना, डिस्पैच करना, पैक करना। कोई भी चीज आया, मॉडिफाई करेंगे, पैक करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। कोई भी चीज आया, मॉडिफाई करेंगे, पैक करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये हो जाता है। चलो भाई, उसके बाद हम लोग दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा क्या हो जाता है आपका, दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं इसी में। चलो भाई एक एक करके दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं। क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, आपका गोल्गी बॉडी हो गया। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। किसकी भाई, माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह देते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं दोस्तों, पावर हाउस ऑफ द सेल कह देते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का क्या कह देते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये एनर्जी को बनाता है। एनर्जी को क्या करता है, बनाता है। वो एनर्जी को किस फॉर्म में बनाता है, एटीपी के फॉर्म में बनाता है। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है भाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट के फॉर्म में बनाता है। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, ये क्या है भाई, अरे सॉरी, ये क्या हो जाता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो जाता है। ये ऐसा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, ये आउटर है तो आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है। इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, तो आप कहोगे फोल्डेड होती है। इसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है। यहीं पे क्या होता है, यहीं पे जो है आपके एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, एटीपी को एक नाम और दे देते हैं, क्या कहते हैं भाई, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। चलो स्क्रीनशॉट मारो। उसके आगे उसके आगे हम लोग बात करते हैं किसकी, प्लास्टिड की। किसकी बात करते हैं, प्लास्टिड की। प्लास्टिड की बात करेंगे। प्लास्टिड क्या होते हैं, ये पिगमेंट होते हैं, ये पिगमेंट होते हैं। ठीक है, किसमें पाए जाते हैं, तो आप कहोगे प्लांट सेल में सब पाए जाते हैं। किसमें, प्लांट सेल में। ये एनिमल में नहीं पाए जाते हैं।
एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। जो प्लास्टिड होता है वो 3 तरीके का हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। भाई गर्मी बहुत है, ठीक है, बहुत गजब गर्मी है यार, परेशान हो गए। देखो भाई, क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा, ये ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी सब कलर देगा। ग्रीन कलर कहेगा मैं नहीं दूंगा, बाकी सब कलर दे दूंगा। ये जो है कोई कलर ही नहीं देंगे, कोई कलर नहीं देंगे। ये क्या देगा, ये ग्रीन कलर देगा। क्या देगा, ग्रीन कलर देगा। आप पौधे की पत्ती को हरा देखते हो, क्लोरोप्लास्ट की वजह से यहीं पे क्लोरोफिल पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट मतलब कोई कलर नहीं देगा। ये क्रोमोप्लास्ट, जब आप कोई लाल पीला हरा गुलाबी कोई पत्ता देखते हो तो किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट। तो हमने कहा ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी सब कलर देगा, बाकी कलर देगा, लेकिन ये क्या है, कलर नहीं देगा, कोई भी कलर नहीं देगा। और ये क्या है, कैसा देगा, ग्रीन कलर का देगा। स्क्रीनशॉट मारो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके बाद हम लोग देख लेते हैं किसको, हम लोग देख लेते हैं भाई किसी दूसरे सलागमिली का नाम यार क्या हो जाएगा, किसी का लाइसोसोम करेगा। चलो भाई लाइसोसोम देख लेते हैं, किसकी, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है बेटा, इसके पास होते हैं पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या होता है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या होता है, एंजाइम। तो दोस्तों इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, इसलिए इसका नाम, सॉरी, अब ये लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम के पास होता है पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। पावर डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पे लिख गया है। तो ये क्या करेंगे, ये डाइजेस्ट करने का काम करेंगे चीजों को। तो कभी कभी क्या होता है कि जब ये लाइसोसोम होता है, इसकी जो सेल होती है बेटा, ये टूट जाती है, तो इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं बाहर आ जाते हैं। तो ये कहाँ है, सेल के अंदर है। ये लाइसोसोम मान लो है, ये क्या है, लाइसोसोम है। तो इसके डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो बाहर आएंगे तो ये सेल को क्या करेंगे, सेल को डाइजेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। इसलिए हम लोग कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आप कहोगे भाई लाइसोसोम कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं, सुइसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्या कहेंगे, सुसाइडल बैग ऑफ सेल कह देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा सेल आग्नली बच रहा है, 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 सेंट्रोसोम बच रहा है, ठीक है। सेंट्रोसोम की बात कर लेते हैं। चलो सेंट्रोसोम की बात कर लेते हैं, सेंट्रोमियर या सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये बेटा एनिमल में पाया जाता है, एनिमल सेल में। ये सेल डिवीजन में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है। ये हो जाता है। फिर उसके बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका राइबोसोम तो उसी में बता दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद जो हो जाता है क्लोरोप्लास्ट भी आपको बता दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी बता दिया गया, फिर आपको लाइसोसोम भी बता दिया गया, फिर आपको जो है सेंट्रोसोम भी बता दिया गया, ठीक है। प्लास्टिड भी बता दिया गया। फिर हम लोग चलो बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग सेल वाल की बात कर लेते हैं। किसकी, सेल वाल की बात कर लेते हैं। सेल वाल बेटा किस किस में पाया जाता है, सबसे पहले देखो, इसके ऊपर एक और लेयर बना दो, इसके ऊपर एक और लेयर बना दो, ये क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर की लेयर को क्या कह देते हैं, सेल वाल कह देते हैं। ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर की लेयर को क्या कह देते हैं, सेल वाल कह देते हैं। सेल वाल किस किस में पाई जाती है, तो आप रखेंगे ध्यान, प्लांट्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया में। प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है, फंजाई में काइटिन की बनी होती है, CHITIN। बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन, किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, ठीक है। अब ये सेल वॉल कैसी होती है बेटा, तो कहोगे आप हार्ड होती है। कैसी होती है, तो रिजिड होती है। क्या प्रोवाइड करेगी, तो आप कहोगे रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या है, मजबूती प्रदान करने का काम करेगी, एक स्पेसिफिक शेप देने का काम करेगी सेल को, ठीक है, स्पेसिफिक शेप देने का काम करेगी, ठीक है। ये सब चीजें हो जाता है, हार्डनेस देगा, रिजिडिटी देगा, शेप प्रोवाइड करने का काम करेगा, और एक स्ट्रक्चर बनाने का काम करेगा, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी बनाने में मदद करेगा। तो आई होप आपको सेल जो है पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर बाई चांस मान लो कोई भी सेल अग्नली हमसे छूट गया तो उसको आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। चलो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। क्लास 8 के लिए रामबाण है, इससे ज्यादा आपको कुछ समझना ही नहीं है यार सेल में, इससे आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है सेल में। जय हिंद।